एवरीवन, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस बार का जो साइंस का क्वेश्चन आया हुआ था उस पे हमने इसके सोर्स का वीडियो बनाया हुआ है कि साइंस के क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी ने पूछे कहाँ से थे। तो पूरे सोर्स में हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ, इस पे एनालाइज किया हुआ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन एनालिसिस किसी भी वीडियो में कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा आपका हेल्प चाहिए सो दैट कि हम आपको हेल्प कर पाए CAPF 2023 में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म दैट प्रीफर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट रेफर्स टू। तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट मतलब ज़्यादा नमकीन पानी में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं हम लोग? तो हेलोफाइल्स कहते हैं। इसका हमें कहाँ जवाब मिलेगा? क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 में पेज नंबर 19 यहाँ पे दिया हुआ है। बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन मोस्ट हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। सॉल्टी एरियाज जो ब्रैकेट में हेलोफाइल्स दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसे फिगर आउट कर सकते हैं। बायोलॉजी क्लास 11 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following combination correctly represent the genetic material in prokaryotic and eukaryotic respectively? तो prokaryotic and prokaryotic एक्चुअली होता है जो जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो ये सब में न्यूक्लियस वगैरह ठीक ठाक नहीं होती है, इसके सेल ऑर्गेनेलिज अच्छे से नहीं बने रहते हैं। लेकिन यूकैरियोट की जैसे हमारा सेल हो गया, प्लांट का सेल हो गया, तो हमारे अंदर सब जो तो न्यूक्लियर जितना भी ऑर्गेनेलिज है वो बहुत बढ़िया से बने होते हैं। तो पूछा क्वेश्चन ये है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन सा चीज़ जो है कॉमन है जेनेटिक मटेरियल? तो ये है न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटिन। ऑप्शन ए आपको मिलेगा क्लास 9 चैप्टर 5 एंड पेज नंबर 62 में। आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन डीएनए मॉलिक्यूल्स। बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम जब बनता है उससे पहले वो क्रोमेटिन स्टेट में होता है। क्रोमेटिन होता है कंडेंस्ड क्रोमोसोम, एकदम जमा हुआ जो क्रोमोसोम होता है उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये क्रोमोसोम वाला पोर्शन यहाँ पे ये पार्ट मिल गया। आप इसे थोड़ा ब्रीफली पढ़ लीजिएगा। एंड इन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक, तो न्यूक्लियर रीजन और द सेल में बी प्रॉपरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड यहाँ पे और क्रोमेटिन यहाँ पे, तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये बन जाता है। लाइसोसोम आर सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम जो सैक है, द डाइजेस्टिव एंजाइम कौन रिलीज करता है? तो लाइसोसोम जो है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो वो एंजाइम जो लाइसोसोम में डालता है वो कौन डालता है? तो बेसिकली उसका आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आपको मिल जाएगा क्लास 9 चैप्टर 5 पेज 64 में। लाइसोसोम का देखिए यहाँ पे, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, दिस एंजाइम्स आर फिल्ड बाय RER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। Which of the following best represent cell of मेरिस्टेम of plant? तो मेरिस्टेम प्लांट का, मेरिस्टेम सेल का मतलब हुआ जो हमारा जितने भी प्लांट का जो शूट टिप होता है, जो टिप वाला पार्ट होता है, जो ग्रोथ होता है जिसका मेन, तो वो वाला, तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर ग्रोथ होती है और वो जिंदा सेल होता है वहाँ पे। तो एक्चुअली इसका आपको यहाँ मिलेगा क्लास 9 चैप्टर 670 पेज नंबर पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर पे ही है, सॉरी ऊपर पे ही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, they have dense cytoplasm, they have thin cellulose walls, prominent nuclei, एकदम बढ़िया तरीके से न्यूक्लियाई, एंड lack vacuoles इनके अंदर नहीं होती है। तो इस सभी पार्ट को मेंशन करके यू कैन फिगर आउट कि आंसर होगा ऑप्शन ए। Which one of the following animals has 4 chambered heart? देखिए एक्चुअली रेप्टिलिया जो जनरली होते हैं उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेप्टिलिया जो होते हैं वो होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, यहाँ देख सकते हो 3 चैम्बर्ड हार्ट। बट क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टिलिया है जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एक्सेप्शन। तो ये आपको मिल जाएगा क्लास 9 चैप्टर 7 पेज नंबर 93 पर, और इसका आंसर क्रोकोडाइल है। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड characters into crop varieties is hybridization. In this process there is crossing between genetically dissimilar plants. Following crossing does not refer to hybridization. कहने का मतलब है कि कौन सा इसमें से जो 4 ऑप्शंस है, 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नहीं आता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक या इंटरजेनेरिक। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा इंट्राजेनेटिक। ये इंटरजेनेटिक नहीं है, आंसर है डी। ये गलती से मैंने सी कर दिया, बट आंसर है डी, इंट्राजेनिक। ऑप्शन इसका आपको मिलेगा क्लास 9 चैप्टर 15 पेज नंबर 204 पे, इसका जो भी सॉल्यूशन है। Depending on the requirement, plant nutrients are classified as macronutrient, micro, and which one of the following is an example of macronutrient? मैक्रो मतलब बड़ा वाला न्यूट्रिएंट और माइक्रो मतलब छोटा वाला न्यूट्रिएंट। तो प्लांट को जो बड़ा वाला न्यूट्रिएंट चाहिए, मतलब जो अच्छे मात्रा में चाहिए, उसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो आप देख सकते हैं कि मैंगनीज, कॉपर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, यहाँ पे सीधा ये दिया हुआ है इस पार्ट में कि सॉइल जो होता है उसमें मैक्रो माइक्रो दोनों प्रेजेंट होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपका आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में से अगर देखोगे तो आप मैग्नीशियम इज द आंसर। इसका मिलेगा आपको क्लास 9 चैप्टर 15 पेज 206 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बर्ड्स produced in the notches along the leaf margin bryophyllum fall in the soil and develop into new plants. This is example of which one of the following types of reproduction? तो जो प्लांट होती है ना, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, प्लांट में ना छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं और वो गिर जाते हैं ज़मीन पर। वो बर्ड्स ज़मीन पर गिरने के बाद क्या होते हैं, खुद में एक नया पौधा बन जाते हैं और फिर बाद में पेड़ बन जाते हैं। तो इसको कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन कहा जाता है? बहुत प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, बडिंग। तो ये रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है? तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हो, सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया गया यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ब्रायोफाइलम ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। इसका है क्लास 10 चैप्टर 8 पेज नंबर 132 पे आपको मिल जाएगा। फिर से क्वेश्चन है कि फ्लोएम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होती है हमारे 2 प्रकार की होती है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो पानी ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे जितने भी प्लांट्स में जगह जगह पानी जाती है तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो खाना ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे दिया हुआ है क्लास 9 चैप्टर 6 पेज नंबर 72 पे आप निकालोगे। यहाँ लिखा हुआ है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सिंपल एज दैट, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ऑनलाइन है, इसलिए साइंस बहुत स्कोरिंग है। तो आंसर हो गया फूड। अभी यहाँ पे देखिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ मेंटेन किया हुआ। 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2 ऑब्जेक्टिव्स x and y इक्वल masses 3u and 3u respectively, their kinetic energies kx and ky are related as। तो अब कह रहा है कि मास 2 चीज है, 2 ऑब्जेक्ट है x और y। ठीक है, उसका जो मास है वो सेम है, मतलब मास जो है वो सेम है, लेकिन उसका स्पीड जो है u और 3u है। तो जब सपोज करो कि x का स्पीड होगा u एंड y का स्पीड होगा 3u, तो हमें पता करना है कि kx और ky, मतलब kx मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट x एंड ky मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट y। इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हो, आप kx मतलब काइनेटिक एनर्जी x लीजिए और ky मतलब काइनेटिक एनर्जी y लीजिए, और फिर वहाँ पे u और 3u का वैल्यू पुट कीजिए अलग अलग जगह पे, और फिर इस तरह से। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में पक्का एक्सप्लेनेशन करूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आपको मिल जाए क्लास 9 चैप्टर 11 पेज नंबर 151 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर बेसिकली जो होता है फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर जो होता है फोर्स बाय एरिया, आपने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा तो ये आइडिया होगा आपको। तो प्रेशर होता है थ्रस्ट बाय एरिया, थ्रस्ट मतलब फोर्स ही होता है एक तरह का। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। या इसको जो प्रेशर को जिसने ढूंढा था उसका नाम था ब्लेस पैस्कल, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में प्रेशर का यूनिट पैस्कल भी कर दिया गया है। तो प्रेशर की यूनिट काफ़ी ज़्यादा है, पैस्कल भी कहा जाता है इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है, इसको बार भी कहा जाता है, बट इसको जो नहीं कहता है वो है ऑप्शन सी। तो सी इज़ नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। आप इस तरह से निकाल सकते हो क्लास 9 चैप्टर 10 पेज नंबर 139 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैनॉट बी यूज्ड एज अ कन्वेक्स लेंस। अब देखिए लेंस जो होता है हमारा, जैसे हमारा चश्मा हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, जितनी मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, तो वो सब लेंस होती है। तो ये सब जो चीज़ें हो गई ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी होती है। तो यहाँ पे देखिए अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय 2 सरफेसेस। बेसिकली जो लेंस का प्रॉपर्टी होता है, पहला प्रॉपर्टी बेसिक है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे तो एल्यूमिनियम, ग्लास, सैफायर एंड वाटर इज ट्रांसपेरेंट हमें पता है, ग्लास हमें पता है ट्रांसपेरेंट, इसका लेंस बनता है।
सैफायर एक तरह का, वो भी एक तरह का यही होता है जिसे हम देखते हैं, ये भी एक तरह का ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। बट एल्यूमिनियम इज अ मेटल, ये कहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गया? तो इसका आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक छोटा सा MCQ एक्सरसाइज भी दिया गया है ये बुक में, क्लास 10 चैप्टर 10 पेज नंबर 176 एंड 185। 76 में आपको ये मिल जाएगा, 185 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पेज नंबर पे ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेकिंग लेंस। तो हम लोग क्या वाटर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ग्लास यूज़ कर सकते हैं, हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन क्ले जो होता है वो मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो ये इससे लेंस नहीं बनेगा। फिर पूछा गया है द ऑप्टिकल फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल ब्लू कलर ऑफ स्काई। हमारा जो आसमान का नीला रंग है, नीला रंग किसकी वजह से हो रखा है? डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। तो हमारा सिंपल आंसर है यहाँ पे, अगर आप जब क्लास 10 चैप्टर 11 पेज 195 पे जाओगे तो वहाँ देखोगे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाटर इन द डीप ओशन, डीप सी, रेडनिंग ऑफ सनसेट एंड सनराइज। जो हमारा सूर्य उदय सूर्य अस्त होता है उसका लाल रंग जो होता है, हमारा ब्लू रंग का जो होता है, हमारा जो ओशन का जो नीला रंग है, वो सारा क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है UPSC, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 9 एंड 10। इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब देखिए मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कैसे बनाते हैं। अगर आपको पता होगा तो जनरेटर हम लोग के शादी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, गांव देहात या कहीं भी। तो जनरेटर क्या करते हैं, हम लोग तेल डालते हैं, उसको हम चलाते हैं, तो जनरेटर घूमती है तो हमारे घर में बिजली आती है, राइट। शादियों में बिजली आती है, तो बिजली मतलब क्या हुआ? जनरेटर घूमता है मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से क्या प्रोडक्शन हुआ? बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी। सो सीधा यहाँ पे आंसर होगा जनरेटर। जनरेटर मतलब मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे देखिए सीधा NCERT से उठा गया। इलेक्ट्रिकल जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है NCERT। इसको मिल जाएगा आपको क्लास 10 चैप्टर 13 पेज नंबर 236 पे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ कनकेव लेंस इज 2 मीटर। पावर ऑफ द लेंस क्या होगा? अगर हमारा जो मैग्नीट्यूड है फोकल लेंथ मतलब f, ठीक है, f हमारा कनकेव लेंस का दे दिया गया 2 मीटर, तो हमारा पावर क्या होगा? तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि पावर का क्या फॉर्मूला है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ये दिया गया NCERT में। पावर का फॉर्मूला इज 1/f। और हमें एक और चीज़ पता करना है कि कनकेव लेंस, यहाँ पे देखिए पावर जो होता है कन्वेक्स लेंस में होता है पॉजिटिव एंड कनकेव लेंस में होता है निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वाला सेक्शन होगा एलिमिनेट, A और C हो जाएगा एलिमिनेट, बचा नेगेटिव में B एंड D। तो अभी पावर इक्वल्स टू 1/f है, तो आप एक काम कीजिएगा, P इक्वल्स टू 1/f के जगह आप लिखिए 2, ठीक है, F के जगह आप लिखिए 2, तो 1/2 इक्वल्स टू 0.5 आता है, 0.5 आता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है B। माइनस क्यू है क्योंकि वो कनकेव लेंस है, और 0.5 क्यू है क्योंकि वो हमने सॉल्व करके लाया। ये आपको मिल जाएगा क्लास 10 पेज नंबर 183, क्लास 10 चैप्टर 10 पेज नंबर 183 एंड 184। 183 पे आपको ये मिलेगा, 184 पे आपको ये मिलेगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? 0 होता है, सेम रहता है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हमारा, जैसे हमें करंट लगती है, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है घर में या कोई भी तार का शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय बिजली जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बढ़ता है या घटता है या सेम रहता है या 0 हो जाता है। तो इसका आंसर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा क्लास 7 चैप्टर 14 166 पे, पेज नंबर 166 क्लास 7। ये पोर्शन क्लास 7 का है। आप ये देख लीजिए कि एक्सेसिव करंट मतलब शॉर्ट सर्किट जब होता है, एक्सेसिव करंट मतलब हाई इलेक्ट्रिसिटी जो इंक्रीज होता है। डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स, दिस में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑफ द वायर हैज कम ऑफ ड्यू टू वेयर एंड टेयर, दिस में कॉज अ शॉर्ट सर्किट। सो डायरेक्टली बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हमारा एक्सेसिव करंट हो जाता है। इसका MCQ भी है क्लास 10 चैप्टर 13 पेज नंबर 240 में MCQ है। यहाँ पे आप देखिएगा एक्सरसाइज जो है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट क्या होता है। सीधा यहाँ से क्वेश्चन UPSC ने उठा लिया है। एग्जाम्पल में आपको मिलेगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय फैक्टर। अभी देखिए इसका आपको दोनों एक ही जगह मिल जाएगा क्लास 9 में। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स लीनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट चेंजेस 2 टाइम्स। अगर लीनियर मोमेंटम समझ लिए P है, पहला बार लीनियर मोमेंटम है P, तो दूसरा बार लीनियर मोमेंटम हो जाएगा 2P, क्योंकि वो 2 टाइम्स चेंज हो गया है।
तो हमारा काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलाव देखा जाएगा। तो इसका सिंपल है, क्लास 9 का आप बुक लीजिए, क्लास 9 का चैप्टर 9 खोलिए और चैप्टर 11 खोलिए। तो चैप्टर 9 यहाँ पे मिलेगा सीधा मोमेंटम का, और चैप्टर 11 यहाँ पे मिलेगा आपको। ये पेज नंबर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, 9 का हो जाएगा 119 पेज नंबर एंड 11 का हो जाएगा 115 पेज नंबर, ठीक है। अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए सॉल्व मेथड में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम ज़रूर करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। अभी आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है, जैसे Na2O हो गया या कोई भी MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम सारा मेटल है। तो मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड है जो बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। तो हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया कि सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड shows both acidic as well as basic behavior. Such metal oxides interact with both acid as well as bases to produce salt and water and amphoteric oxide कहते हैं इसे। तो जिंक जो है, अगली बार देखो, इस बार एल्यूमिनियम पूछा, अगली बार जिंक पूछ सकता है ऑप्शन में। तो एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड दोनों क्या करते हैं, एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं, और ये दोनों एसिड और बेसिक बिहेवियर भी दिखाते हैं। तो इस तरह का आपको चैप्टर 3 क्लास 10 चैप्टर 3 पेज नंबर 41 पे इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। Which one of the following makes bread soft and spongy when baking soda is added? तो देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया CDS एंड CFF में भी, बेकिंग सोडा जब हम डालते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है ये बेकिंग सोडा। यहाँ पे आप टॉपिक देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यहाँ डायरेक्ट आंसर दिया गया है फ्रॉम NCERT और UPSC ने यही पूछ लिया। तो आंसर इज CO2, क्योंकि ब्रेड में हम जब बेकिंग सोडा डालते हैं तो ब्रेड जो होता है CO2 के वजह से फूल जाता है, CO2 उसके अंदर ना बन जाती है और वो ब्रेड फूल जाता है, इसलिए इतना फ्लफी लगता है। इसका आपको मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 2 पेज नंबर 131 पे, पेज नंबर 31 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया UPSC ने। देखिए यहाँ पे यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, आपका यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लींजिंग, पॉइंट 2 देखिए, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। तो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है Na2CO3.10H2O होता है, जिसको भी हम शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है बोरेक्स बनाने के लिए। यूजेस में दिया गया सिंपल एज दैट, आपको पेज नंबर क्लास 10 चैप्टर 2 पेज नंबर 32 में ये मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है UPSC। सिनेबार इज एन ओर ऑफ। अब सिनेबार क्या है, देखिए वन लाइनर, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बोला था वन लाइनर एक क्वेश्चन ही पूछता है UPSC साइंस के लिए, तो प्लीज़ इसको मत छोड़िए, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बहुत स्कोरिंग भी है। तो सिनेबार इज एन ओर ऑफ, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखा गया कि फॉर एग्जाम्पल सिनेबार HGS इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड। तो ओर ऑफ मर्क्यूरी, सिनेबार जो है ओर ऑफ मर्क्यूरी, सिंपल कहा गया। क्लास 10 चैप्टर 3 पेज नंबर 51 पे आपको ये मिल जाएगा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। अब हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ, जिससे हम इसको कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड बनाते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, और इसके लिए जो यूज किया जाता है यहाँ पे देखिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम एंड निकल टू गिव सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद सब्सटेंस दिस इज, अब यहाँ पे आइए कि दिस यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल एंड ऑयल्स निकल कैटलिस्ट वेजिटेबल, और एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया एक बना के केमिकल रिएक्शन के साथ। यहाँ देखिए निकल कैटलिस्ट मेंशन किया है वेरी क्लियरली, और ये हाइड्रोजिनेशन का आंसर है, आपको मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 5 पेज नंबर 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, सो पिछले बार क्वेश्चन पूछा करता था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में मिलता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक, है ना। जैसे हम लोग चूना मिलाते हैं घर में, जैसे दिवाली के टाइम में हम लोग पानी में चूना डालते हैं, तो कितना चूना डालते हैं तो उसमें गर्मी पैदा होती है, राइट, और उससे एक गैस निकलता है जिसको कहते हैं CO2 गैस रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। तो बेसिकली कहने का पॉइंट है कि ये कौन सा रिएक्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे सीधा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड इसके नीचे रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड
रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नीचे ये दिया हुआ है ये पार्ट, सो इट इज एन आंसर ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हम लोग इसमें पानी H2O प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिला रहे हैं, इसलिए दोनों को कंबाइन किए तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसका आपको मिल जाएगा क्लास 10 चैप्टर 1 पेज नंबर 6 पे। एक सेकेंड। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अभी देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया यूपीएससी ने, ये बहुत ही फैक्चुअल है। ये देखिए ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज 37 पिकोमीटर। पीएम यूनिट डिनोट किया करता है पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर होता है 10 पावर माइनस 12 मीटर, जैसे 1 नैनोमीटर होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर, उसी तरह से 1 पिकोमीटर 10 पावर माइनस 12 नैनोमीटर और 12 मीटर होता है। और इसका आंसर हो गया आपका 37 पिकोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10 चैप्टर 5 पेज नंबर 88 में इसका सोर्स है। अभी देखिए ये बहुत ही आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिला, बट मैंने जैसे तैसे ढूंढ के थोड़ा बहुत आइडिया लगाया। ये देखिए कि एल्यूमिनियम पाउडर यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल फॉर रॉकेट इंजन। अभी देखिए रॉकेट इंजन जब फ्यूल है तो ऑब्वियसली वो गर्मी छोड़ेगा, राइट, तो उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक एनर्जी, राइट। तो एक तरह से मैंने एक आइडिया लगाया यहाँ पे, जस्ट मैंने थोड़ा सा हिंट लिया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉलोइंग एग्जाम्पल, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। तो बहुत ही छोटा सा हिंट मिला है, बट इसको परफेक्ट नहीं बोल सकते, बहुत ही पार्शियल आंसर है, लेकिन कोई बात नहीं, यूपीएससी हर चीज़ नहीं पूछ सकता ना एनसीईआरटी से, सो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगाना पड़ेगा। तो क्लास 10 चैप्टर 3 पेज नंबर 52 में आप ये देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज यूज्ड इंक्रीज। देखिए आप एक चीज़ पहले बता देता हूँ मैं, क्लास चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 37 ये दोनों एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिले मेरे को, एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिला ही नहीं, यूपीएससी ने कहीं और से पूछ लिया, पता नहीं कैसे पूछा, लेकिन पूछा गया कि ट्रांजिस्टर, ये क्लास 11-12 लेवल का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली जो पढ़ा है साइंस स्ट्रीम समझ सकता है इस क्वेश्चन को। इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर, आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर देख सकते हो। और जो व्हाइट गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड इज एन एलॉय ऑफ द गोल्ड निकल पैलेडियम, तो यहाँ से ये हो सकता है, मुझे जितना लगता है ये न्यूलूसेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, बट अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। एंड एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में आपका रिस्पांस जो देखा बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगा मुझे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। ऐसे कोई भी आपको पेज नंबर वाइज और कुछ भी इस तरह से सोर्स नहीं बताएगा, बट हमने बहुत मेहनत की, बहुत घंटे काम किए इस पर, और आपको पेज नंबर, सोर्स और सारा चैप्टर वाइज सबको डिटेल्ड में आपको हमने इसमें बताया। तो आप चाहते हो कि फर्दर और भी सब्जेक्ट का अगर इस तरह हम एनालिसिस करें और सोर्सेस लाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक हमारा दिया गया है उसमें, और कोई नोट्स साइंस का नोट्स वगैरह या किसी भी चीज़ का नोट्स परचेस करने के लिए है तो आप उसके लिए प्लीज़ हमें इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।